मंगलेश डबराल का जाना सिर्फ हिंदी साहित्य ही नहीं, भारतीय साहित्य ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन पक्षधर साहित्य की एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है और शायद इसकी भरपाई होना असंभव है। कोई ऐसी कविता मंगलेश जी की जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे वैसे तो मुझे सारी कविताएं इनको बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि बहुत अच्छे कवि थे, लेकिन घर का रास्ता, पहाड़ पे लालटेन, और जो आपके लिए लिखी है संयुक्ता के लिए, हाँ मेरे लिए लिखा कि अरे मुझे तो रोटी बनानी नहीं आती लेकिन संयुक्ता को रोटी बनानी आती है। तो हमारा जो है कवि और खाना बनाने का बिल्कुल अलग संबंध है, लेकिन जब मैं रोटी खाता हूँ तो मुझे लगता है कि इस रोटी में भी कविता है। जो रोटी बनाता है कविता नहीं लिखता, जो कविता लिखता है रोटी नहीं बनाता, दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं दिखता। लेकिन वह क्या है, जब एक रोटी खाते हुए लगता है कविता पढ़ रहे हैं, और कोई कविता पढ़ते हुए लगता है रोटी खा रहे हैं। मंगलेश पर बातचीत शुरू करते हुए मैं सबसे पहले एक तस्वीर, एक फोटो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये फोटो गौर से देखिए और पहचानिए कि इस तस्वीर में कौन कौन लोग हैं। बाएं से मैं हूं अजय सिंह, मंगलेश डबराल, मोहन थपलियाल और अनिल सिन्हा। यह तस्वीर लखनऊ में 1982 में खींची गई थी। उस समय हम सब लोग यहाँ लखनऊ में दैनिक अखबार अमृत प्रभात में नौकरी करते थे और उसी दौरान की यह फोटो है। इस तस्वीर में 4 लोगों में से 3 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, सिर्फ मैं बचा हूं। 42 साल के आसपास उनका मेरा साथ रहा, और बल्कि हम सोचते थे कि अरे कैसे विचित्र आदमी है, उनका कोई फैशन में उनका कोई वो नहीं था, बहुत सीधा साधा पहनते थे, अच्छी बात करते थे। मंगलेश अपनी व्यवहार में और अपनी पर्सनैलिटी में भी बहुत इतने सामान्य थे कि आप उनको अचानक पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि ये आदमी इतना प्रतिभाशाली है या ये कवि है या वो उस तरह का कोई क्या कहा जाए, एक आउटवर्डली जो जैसे हम लोगों के साथ किसी ने दाढ़ी रखी हुई है, किसी ने बाल बड़े कर रखे हैं, ऐसा उसमें कहीं नहीं था। वो सदा बिल्कुल एक सलीके से वो रहता था। और दूसरी बात ये थी, व्यवहार में भी उतना सॉफ्ट स्पोकन है। कभी उससे झगड़ा किसी का हुआ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, विरोध करता था जब भी करता था। वो अनुवादों के बारे में काफ़ी बात करते थे हमसे कि अनुवाद ये चल रहा है मेरा और अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ, बहुत बहुत मुश्किल अनुवाद है। एक आर्ट के अनुवाद थे उनके, कुछ प्लेस के अनुवाद थे, तो वो बताते थे कि काफ़ी टफ है इस तरह से आर्ट के बारे में लिखना, जो है उसका जो मतलब जो लिखा गया है वो बहुत ही ज़्यादा एक एब्स्ट्रैक्ट में भी लिखा जाता है, तो उस चीज़ को हिंदी में लाना, वो मुझे बताते थे कि इट वाज क्वाइट अ टफ जॉब। तो मैं बोलती थी कि पापा आपने काफ़ी मुश्किल अनुवाद लिए, व्हाई डिड यू टेक दैट? मंगलेश से हम लोग 1970 से ही परिचित थे। उस समय तो लेखन से मेरा कोई सरोकार नहीं था, लेकिन कविताएं अच्छी लगती थीं और बीच में मुलाकात होती थी। एक कॉमरेडशिप जैसे हम लोगों के बीच में था। वो हंस के हाथ मिलाते और बराबरी के स्तर पे हम लोगों को देखते थे। ऐसा नहीं कि महिलाओं को नीची नज़र से देखा जाए, बल्कि वो हमेशा प्रोत्साहित करते कि कविता रचिए, आंदोलन में आप जुड़ी हैं, आंदोलन से में क्या क्या महिलाओं के दुख दर्द हैं उससे जुड़े हुए सवाल हैं, और सामाजिक सरोकारों से भी आप जुड़ती हैं, तो उन पर कविताएं, कहानी आप बेहतर ढंग से लिख सकती हैं। और जब मैंने वाकई लिखना शुरू किया तो उसकी सराहना भी मंगलेश ने की।
वह कोई पहले का नंबर था। उस पुराने पतों पर बहुत कम लोग बचे हुए हैं, जहां आहट पाते ही दरवाजे खुल जाते थे। अब घंटी बजाकर कुछ देर सहमे हुए बाहर खड़े रहना पड़ता है, और आखिरकार जब कोई प्रकट होता है तो मुमकिन है उसका हुलिया बदला हुआ हो, या वह कह दे मैं वह नहीं हूँ जिससे तुम बात करते थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे खास बात आपको क्या लगती है जो आपको आज भी याद आती है जब मंगलेश जी हमारे बीच में? उनके कभी भी आपको ना हर्ट करना, आपको जो आप उनसे कहेंगे कहे कोशिश करें, वो कहते हैं कैसे मैं कर दूंगा, चाहे वो करें या ना करें, लेकिन वो कभी आपको व्यक्तिगत में निराश नहीं करते थे। कई दफ़े ये होता था, जैसे अब बाद में वो जनसत्ता में रहे तो मेरे साथ कुछ इंटरेस्टिंग हैं, तो उस दौरान बल्कि जब जनसत्ता दिल्ली से शुरू हुआ तो पहला जो उसका परिशिष्ट निकला रविवार है, उसके लिए मेरी एक कहानी छापी उन्होंने। वो कहानी सामान्य नहीं थी। एक तो चूँकि वो प्रतिभाशाली, मतलब क्या कहा जाए, जिसको एक ऐसा व्यक्ति था जिसको पता था कि साहित्य क्या होता है या अच्छी रचना क्या होती है। वो मोहनजोदाड़ो नाम की कहानी है। वो सामान्य कहानी नहीं है, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन है, तो और कुछ ऐसी बात कहने की कोशिश है जो सीधे आप नहीं कहते, जैसे है जो भी है। उन्होंने एक तो ये हिम्मत दिखाई, शुरुआत में उसको छाप दिया और वो छापा, मतलब मेरा साथ उनका ऐसा था। लेकिन बाद में कई दफ़े ऐसा हुआ भी है कि मेरी कहानी उनके पास अटकी थी और छाप नहीं रहते। तो जो मेरा छोटा भाई आया हुआ है, ये वहीं MMTC में था, तो उन दिनों दफ्तर वहीं था। मैंने इससे कहा एक बार उससे कह देना यार कि वो कहानी छापनी है, छापे नहीं तो दे दे। नहीं दिया तो एक दिन मैंने इसको कह दिया कि तू उसे कहना लौटाओ हमको, हमने छाप दी। तो ये वो गया, इसने कहा कि वो भाई साहब ने मुझसे कहा है मैं कहानी लेके जाऊंगा। अब ये उसने कहा नहीं तो मैं बात कर लूँगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं लेके जाऊंगा, मुझे तो ये आदेश है, मैं जब तक वो नहीं कहेंगे मैं नहीं मानूंगा। तो अब फिर उसने मुझे फ़ोन किया, बोला यार हो जाएगा फिर मैंने इसे कहा छोड़ तू ऐसा मत कर। अरुंधति जी का उन्होंने जो नॉवल किया उसको उन्होंने उनको बहुत लंबा टाइम भी लगा, मतलब वो बुक में लगना ही था इतना समय। और अरुंधति जी के साथ वो काफ़ी मतलब उनको उनके साथ डिस्कशन बहुत करते थे, कैसा उनका अनुवाद चल रहा है, और काफ़ी सेशंस उनके होते थे, उनसे मिलने जाते थे, और बहुत बढ़िया तरीके से बुक निकाली पापा ने। ही वॉज़ वेरी हैप्पी। सो वो काफ़ी मतलब ये थे कि अपने काम में बहुत परफेक्शनिस्ट टाइप थे। वो उसको रीविज़िट करते थे, दोबारा देखते थे कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, और उसको फिर उसमें सुधार करते थे। तो उनकी किताब आई और काफ़ी उसकी मतलब मुझे पता चला कि काफ़ी लोगों ने पसंद किया उनको, तो पसंद किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अच्छा उनका चल रहा था। और हमें बोलते थे कि बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो, किताबें पढ़ा करो, इसमें जो है बहुत चीज़ें लिखी रहती किताबों में। और लोगों के लिए बोलते थे कि अरे कोई भी इंसान दुनिया में बुरा नहीं होता, आदमी का मन खराब होता है, तो कोई हर किसी में, हर इंसान में कुछ न कुछ गुण होते हैं। और कला और रोजगार कोई अलग अलग काम नहीं थे। इस कला की पहचान भी टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, बल्कि समग्रता में, जीवन की एकीकृत इकाई के रूप में ही संभव है। एक दो किताबों उन्होंने डेडिकेशन, वो एक्नॉलेजमेंट में मेरा नाम भी दिया है, थैंक्स टू अल्मा फॉर हेल्पिंग मैनेजिंग द फाइल्स इन द कंप्यूटर, बिकॉज फाइल बनाने का काम, मतलब आई वॉज एक्टिंग लाइक असिस्टेंट ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड मोर देन एवर। आई वॉज एक्टिंग लाइक हिज असिस्टेंट, मतलब पहले से भी बहुत ज़्यादा मैं उनकी कंप्यूटर में उनकी हेल्प करने लग गई थी, क्योंकि वो कंप्यूटर पे ही उनका पूरा वर्ल्ड चलता था कोरोना टाइम पे। सारी दुनिया, बिल्कुल दुनिया उनकी जो कंप्यूटर पे ही चलती थी कोरोना टाइम पे, और बाहर तो जाना नहीं होता था, तो ये होता था। कविताएं तो वो लिखता ही था, लेकिन इसके साथ साथ फोटोग्राफी, चित्रकला, संगीत, फिल्म, इन सब में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। और उस दिलचस्पी को वह अमृत प्रभात के माध्यम से बराबर व्यक्त भी करता था। अमृत प्रभात में रहने के दौरान ही उसका पहला कविता संग्रह पहाड़ पर लालटेन छपा। ये पहले संस्करण का कवर है जो प्रसिद्ध चित्रकार
रणबीर सिंह बिष्ट ने बनाया था। एक मज़ेदार घटना मंगलेश जी के साथ मेरी ये हुई, जो हमारे मित्र हैं रब्बी जी, इमरान रब्बी, हाँ, जो कवि हैं इधर, तो हम लोग एक दिन उनके घर, उन दिनों रब्बी जो थे लाजपत नगर में कहीं रहते थे और शायद उनका परिवार उन साथ नहीं था, तो रब्बी के साथ हम मतलब मंगलेश, मैं और रब्बी, हम तीनों वहीं थे। तो ऐसा लगता है कि 80 के आसपास या 80 से पहले की बात हो सकती है या शुरू की बात होगी। तो उन्होंने कहा कि मेरा कविता संग्रह आ रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसका शीर्षक क्या रखूं। तो किसने कहा? मंगलेश ने। अच्छा, मंगलेश ने कहा मेरा एक संग्रह आने वाला है और मेरी समझ में आता क्या शीर्षक रखूं, मैं सोच रहा हूं, जैसा वो रहता था। तो या आप उनका ये भी कह लीजिए मॉडेस्टी, या दोस्तों का मामला रहता है, आप एक दूसरे से सलाह लेते ही रहते हैं। तो मैंने कहा कि उन्होंने कुछ कविताएं पढ़ी शायद, हाँ होंगी, और उनमें से एक कविता ऐसी थी जो मैंने देखा, तो उसका शीर्षक था, तो मैंने कहा यार ये शीर्षक होना चाहिए। तो उसने कहा ये शीर्षक है, मुझे अभी भी याद है। तो रब्बी ने भी देखा, कहा है यार ये शीर्षक कविता का कैसे होगा। तो मैंने कहा ये हो सकता, वो नाम था पहाड़ पर लालटेन। अच्छा। मैंने कहा ये शीर्षक होना चाहिए। और इतना चर्चित रहा वो, हाँ, और बात चर्चित, वो तो खैर उसके साथ रहा, लेकिन उसका हेडिंग भी इतना चर्चित रहा। उसने कहा तुमने जरूर मिर्जा गालिब को गौर से पढ़ा है, तुमने जरूर मिर्जा गालिब को गौर से पढ़ा है। मैं जानता हूँ यह पुराना दिल है, मैं जानता हूँ यह पुराना दिल है। पहले यह पारदर्शी था, लेकिन धीरे धीरे अपारदर्शी होता गया और अब उसमें कुछ भी दिखना बंद हो गया है। सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद था मंगलेश चाचा को? खाने में इनको पसंद था आलू की भुजिया और राजमा, अरहर की दाल, पनीर बहुत पसंद था। आए दिन पनीर लाते थे। वो सब्जियों के भी बड़े शौकीन थे, सब्जी लेने खुद जाते थे। अरे सब्जी के तो इतने शौकीन थे कि हम पे विश्वास ही नहीं करते थे। वो सोचते थे कि पता नहीं क्या सब्जी उठा के लाएंगे, तो अपने आप से थैला लेके जाते थे। पापा को एक तो पापा पंडित भीमसेन जोशी जी और आमिर खान साहब जो हैं उनका तो बहुत सुनते थे ही, बाकी कुमार गंधर्व जी का सुनते थे, और फीमेल क्लासिकल सिंगर्स में उनको किशोरी अमोनकर से ज़्यादा उनको अश्वनी भिड़े पसंद थी। संगीत से बहुत प्रेम था मंगलेश चाचा को, वो गाते भी बहुत अच्छा थे, खुद भी बहुत अच्छा गाते थे, पहाड़ी गाने बहुत अच्छे गाते थे। आप भी गाती हैं? तो हाँ, तो उन्होंने जो है, आप भी गाती हैं? हाँ, मैं भी गाती हूँ। जब भी इन लोगों की बैठक होती थी दोस्तों की, तो गाने पे ध्यान देते थे, कहते थे गाओ, सबको गाना पड़ेगा। मुझे भी कहते थे तुम्हें भी गाना पड़ेगा, तो मैं भी गाती थी और लोग भी गाते थे और कहते थे म्यूजिक सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब चाहो म्यूजिक सीखो। अलमा है, इस पे कोई उनका और ध्यान नहीं था, इसे कहते थे चल जाओ म्यूजिक में जाओ, और नहीं जाती थी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे कि तुम आज म्यूजिक कैसे तुमने मिस कर दिया। मंगलेश ने यहाँ पर अमृत प्रभात के माध्यम से बहुत सारे लेखकों, पत्रकारों, लोगों को जोड़ा, खासतौर पर नए रचनाकारों को, और उनकी रचनाओं को उसने अमृत प्रभात में प्रकाशित भी किया। मुझे याद है कि उन्हीं दिनों के आसपास अदम गोंडवी की कविता मैं ले चलूँगा वो चमारों की गली में आपको, वो छपी थी अमृत प्रभात में, और मंगलेश यहाँ अमृत प्रभात में साहित्य संपादक था, साहित्य का पन्ना परिशिष्ट वो देखता था। तो वो कविता एक छपी और उसमें मंगलेश ने खासी दिलचस्पी ली थी उस कविता को छापने में, और वह कविता छपते ही तो चमारों की गली बहुत ही चर्चित हुई, और बल्कि ये कहूँगा मैं कि अदम गोंडवी उस कविता के माध्यम से और अमृत प्रभात के माध्यम से काफ़ी दूर दूर तक जाने गए, और उनकी शोहरत काफ़ी मतलब आगे बढ़ी। ज़्यादातर मैं, चूँकि मेरे साथ सीमा रही, मैं जब भी उनसे मिला हूँ बहुत, जैसे मैं
उनकी शादी हुई तो मैं नहीं गया, ना मैं शामिल हुआ, इस तरह से बहुत। लेकिन बात के संबंध धीरे धीरे बढ़ते गए। उस दौरान वो ज़्यादातर जिन लोगों के बीच रहे उन लोगों में आनंद स्वरूप वर्मा, पंकज सिंह, ये लोग थे, पंकज सिंह और असगर वजाहत। असगर वजाहत के साथ तो उन्होंने काम ही किया था वहाँ, क्या कहा जाए, पेट्रियट, हिंदी पेट्रियट में जो पेट्रियट निकलता था जब लोग दोनों आए थे। बल्कि ये कहना गलत होगा क्योंकि असगर ने अभी एक लेख लिखा है संस्मरणात्मक, उसमें ये कहा है कि वो वहाँ बैठते बढ़ते, मतलब नौकरी नहीं थी उनकी। नहीं, हाँ नौकरी में नहीं थे लेकिन मैगज़ीन के लिए काम करते थे, यानी कि उस तरह का सिलसिला। जब वो गए उन्होंने वहीं बैठ के काम किया। और रहने वहने के उन दिनों बेरोज़गारी का ज़माना, किसी कोई कहीं रह रहा है कोई कहीं रह रहा, उस हिसाब से कोई बात होगी तो वही उन्होंने लिखा है। तो वो वहाँ बैठ के लिखते थे और उस दौरान इनसे परिचय हो गया था। और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से असगर का मामला, ये अपना मंगलेश जी का मामला ये था कि कमाने वाले वही थे एक, और बेरोज़गार बहुत सारे लोग थे। और वो जो थे, वो जो वहाँ एक को ढाबा था जिसमें लोग खाना वाना खाते थे, तो मंगलेश जी का जो जितना पैसा होता, तनख्वाह होती थी, वो पहले ही उड़ जाता था, ख़त्म हो जाता था और उधार शुरू हो चुका होता था अगले महीने का। तो वो सिलसिला चलता रहता था। बाद में तो असगर फिर वहाँ लग गए और ये बदलाव हुए। ब्रेख्त उनको बहुत पसंद थे। ब्रेख्त बहुत पसंद है। ब्रेख्त बहुत पसंद है। ब्रेख्त का उन्होंने लगा भी रखी है फोटो यहाँ पर। और मुझे भी पापा कई बार बोलते थे कि जैसे चेखव की कहानियाँ पढ़ो अल्मा, और मैं पढ़ती थी वो। तो मतलब पापा का बहुत जो दायरा था बहुत अलग अलग चीज़ों से होकर आया था, और वो सब उनकी कविताओं में हाल में सुरेन जोशी का जो एक कॉफ़ी के टेबल बुक आई थी, उस पर भी लिखा था, वो देखा है कि वो है यहाँ पर क्या? हाँ, वो है यहाँ पर। अच्छा, कॉफ़ी टेबल जो बुक थी। एक जो भूमिका है यह पढ़ने लायक भूमिका है। इसमें कला, शिल्प, संगीत, साहित्य और जो पूरा का पूरा पहाड़ का एक कल्चर है, त्रासदी रही है बाढ़ की, इसको समेटते हुए सुरेन जोशी का जो पूरा का पूरा संसार रहा पेंटिंग का, इंस्टॉलेशन का, उसको उन्होंने समेटा था। और उनकी जो साहित्य में दिलचस्पी थी उतनी ही गहरी रुचि उनकी फिल्मों में, पेंटिंग्स में और तमाम विधाओं में मौजूद थी उनकी। सुरेन जोशी आपके मामा लगे? जी, मेरे मामा जी की उन्होंने और बहुत बहुत ज़्यादा उन लोगों का बहुत अच्छा साथ था, बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुरेन पेंटर थे। और मतलब एक रिश्तेदारी के अलावा उनके साथ एक बहुत ही अलग मानसिक लेवल पर जो उनकी वो थी, एक क्रिएटिव लेवल पे जो उनकी तालमेल था वो बहुत अलग था। लोगों की क्रिएटिविटी साथ में चलती थी। पापा अक्सर मामा जी के पेंटिंग्स के नाम दिया करते थे, तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे नाम होते थे, ताना बाना, इस टाइप की नाम पेंटिंग्स के, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता था। मंगलेश जी के घर में टटोलते हुए कुछ उनकी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट्स मिली, जिसमें उनके नाम मंगलेश चंद डबराल के तौर पे दर्ज है। किस तरह से जो पूरा का पूरा एक पहाड़ी मन है, जो पढ़ाई लिखाई अलग अलग जगहों पे करते हुए दिल्ली में पहुंचा नौकरी के लिए, और उसके बाद उसने आजीवन वामपंथ और जन पक्षधरता का दामन थामे रखा। अंत तक वह संघर्ष करते रहे। और मंगलेश जी के बारे में जो सबसे बड़ी और ख़ास बात कि बिना बड़े हंगामे के बहुत बड़े बड़े फैसले उन्होंने किए। साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाया, अवार्ड वापसी गैंग के तौर पर उनका नाम जिक्रों में आता रहा। लेकिन हर समय जो सच था, सच के पक्ष में एक निर्भीक आवाज़ के तौर पे मंगलेश डबराल हमारे बीच मौजूद रहे और आने वाले समय में भी मौजूद रहेंगे।